हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बिहार बोर्ड का स्वरों का उच्चारण स्थान बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को उठाता है और बहुत बच्चों का यहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से छोटा सा डिफिनीसन और छोटा सा उदाहरण के साथ समझा दूंगा। और ये जो स्वर्ण उच्चारण है, स्वर के उच्चारण स्थान, इस स्वर के उच्चारण स्थान को अच्छे से नोट डाउन कर ले अपने फेयर में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, स्वरों के उच्चारण स्थान प्राय 4 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्वरों के उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरनुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक, तीसरा होता है सानुस्वर और चौथा होता है विसर्ग युक्त। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं निरनुनासिक के बारे में। निरनुनासिक क्या बोलता है कि यदि स्वरों का उच्चारण स्थान सिर्फ मुख से किया जाता है तो ऐसे स्वरों को निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। मतलब कि सिर्फ मुख से उच्चारण हो। ठीक है, जैसे देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी, इसको हर्ष से दीर्घ पढ़ा जाता है। हर्ष दीर्घ ए ओ औ, यानी कि अ से लेकर अ तक जो हम लोग का उच्चारण स्थान होता है वो मुख से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। 2 नंबर बोलता है अनुनासिक। यदि स्वरों का उच्चारण स्थान मुख और नाक से किया जाता है और उसमें कोमलता हो तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। मतलब कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिसको मुख और नाक दोनों से प्रयोग करके बोला जाता है और उसमें कठोरता नहीं, यानी कोमलता बोलने में होता है। आपको अनुभव होता है कि जो है ये आराम से बोल पाते हैं। जैसे देखिए अ, आ, छोटी, बड़ा ओ। ठीक है, तो ऐसे जो आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, वो कौन सा है, अनुनासिक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन निरनुनासिक स्वर है। तो आप यहाँ पर अगर पढ़े रहेंगे तो आप इसको जानते होंगे, तो आप इसको बता सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। तीसरा टॉपिक आता है सानुस्वर। तो इसका डिफिनीसन बोलता है कि इसमें स्वरों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है और उच्चारण में थोड़ी कठोरता होती है। अभी इसके पीछे हमने देखा अनुनासिक में कि स्वरों का उच्चारण सा मुख और नाक दोनों से होता है, लेकिन सानुस्वर में क्या होता है कि जो स्वर होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ किससे उच्चारण होता है, नाक से होते हैं। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कठोरता आता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में है अंग, अंगत, अंगूर, ईंट। ये जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कठोरता का हमको अनुभव होता है। तो यहाँ पर ये 3 जो है हमने यहाँ पर लिखा है। और चौथा देखिए विसर्ग युक्त बोलता है। तो विसर्ग युक्त का मतलब हम विसर्ग संधि जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिए थे कि जिसमें विसर्ग लग जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग युक्त। तो चौथा आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें लास्ट में विसर्ग लग गया किसी वर्ड के, वो होता है वो विसर्ग युक्त। उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, विसर्ग युक्त। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम समझेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, तो देखिए आइए समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। या मैं इसको हम एक और डिफिनीशन द्वारा समझ सकते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन में जैसे आप लोग पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग, फिर उसके बाद च, छ पढ़ते हैं, जैसे ज्ञ तक होता है। तो क से ज्ञ तक जितने भी वर्ड होते हैं वो व्यंजन वर्ण कहे जाता है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण जो होता है वो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में क, ख, ग। तो क जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से 2 वर्णों के मिलने से बना है। क धन अ, जब 2 वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है, क का निर्माण होता है। तो बताइए यहाँ पर अ आ गया, अ क्या है, अस्वर वर्ण है। ख में भी उसी प्रकार का ख, आधा ख प्लस अ, यानी कि पूरा ख। तो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं क्या होते हैं, किसी न किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी में, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, कि हिंदी ग्रामर में मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बताइएगा ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी वर्णों में कुल संख्या जो व्यंजन वर्ण की होती है वो 33 होती है। 33 देखिए, क वर्ग में 5 होता है, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, अब
वर्ग में 5, तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 हो गया। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि टोटल जो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है हिंदी ग्रामर में कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं, कुछ भेद होते हैं, आइए भेद को समझते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के 3 मुख्यतः भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। जो बोर्ड है वो बहुत बार इन चीज़ों को पूछता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें भी इन चीज़ों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो पहला हम लोग समझते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ये किसके भेद है? तो व्यंजन वर्ण के भेद हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन का डिफिनीशन क्या बोलता है कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, यानी कि तालु की जो ऊपरी भाग होता है उसे मूर्धा कहा जाता है, होठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में देखिए कौन सा है वो स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है और पवर्ग होता है। इसको यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं ट्रिक। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो कवर्ग का होता है वो कंठ से बोला जाता है, यानी कि जैसे बोर्ड में पूछ दिया या ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कह सकते हैं कंठ। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। टवर्ग का उच्चारण क्या होता है? मृदा। ठीक है, तवर्ग का स्थान होता है दंत। तवर्ग का स्थान क्या होता है? दंत। पवर्ग का स्थान होता है ओठ, यानी कि प, फ, ब, भ, म। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प का उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा, तो प जो आप उच्चारण करेंगे प, तो प जो आएगा वो कहाँ से आएगा? होठ से आएगा, तो इसीलिए पवर्ग का उच्चारण स्थान होठ। अब देखिए बी नंबर अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यह स्वर और व्यंजन के बीच स्थित अंतःस्थ है। यह जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से उच्चारित होते हैं, लेकिन कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता है। यानी कि वैसे व्यंजन जो जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने, 4 चीज़ जब सटता है तो उच्चारित होता है, तो वैसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। और अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या सिर्फ होती है 4। और यही पूछता है हमेशा कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4, और उनमें से कौन कौन सा है? तो य, र, ल, व, ये 4 क्या है? अंतःस्थ। इसके अलावा कोई भी अन्य वर्ड नहीं होता है। देखिए सी नंबर है ऊष्म व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है और गर्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि वैसे व्यंजन कि जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें गर्माहट महसूस होता है, यानी कि रगड़ से घर्षण उत्पन्न होता है, वैसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। यहाँ पर तालव्य स हो जाएगा, मूर्धन्य स, दंती स और 4 से बेसी ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी है कि इनमें से अल्प प्राण और इनमें से महाप्राण वर्णों की संख्या बताइए, इनमें से अल्प प्राण कौन सी वर्ड है? तो ऐसे वर्डों को क्या कर देता है? वो पूछ देता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। का डिफिनीशन बोलता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि प्राण वायु की मात्रा कम, अल्प होती है, इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, जिन ध्वनि के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए क्या बोल रहा है ये। हवा, यानी कि जब हम उस वर्ड को उच्चारण करें तो हमारे मुख से ज़्यादा मात्रा में हवा ना निकले, ऑक्सीजन ना निकले। और 2 नंबर डिफिनीशन बोलता है कि उसमें हकार की ध्वनि, यानी कि उच्चारण करते समय कोई हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो वैसे वर्ड क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए क्या बोलता है। एग्जाम्पल में इसी को पूछता है हमेशा बोर्ड में कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतःस्थ। पूछ देगा कि इनमें से
निम्नलिखित में से अल्प प्राण बताएं। आपको ऑप्शन दे देगा य, र या कुछ भी दे सकता है। या प्रथम यानी कि वर्ग का प्रथम क दे सकता है, प दे सकता है, त दे सकता है, च दे सकता है। तृतीय ग दे सकता है, ज दे सकता है, द दे सकता है। यानी कि कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग यानी कि जो वर्ग है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण या यरलव दे सकता है। और पूछ देगा इनमें से अल्प प्राण की ही बताएं कि अल्प प्राणी इनमें से कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। 2 नंबर बोलता है कि महाप्राण जीर्ण वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। यानी कि जब कोई वर्ड करते हैं उच्चारण तो उसमें क्या होता है, हवा ज़्यादा हमारा निकलता है, तो वैसे वर्ण क्या कहलाते हैं, महाप्राण। इसका देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के उच्चारण में वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण यानी कि ख आ जाएगा, छ आ जाएगा, ठीक है, थ आ जाएगा, फ आ जाएगा, उसके बाद चतुर्थ यानी कि घ आ जाएगा, झ आ जाएगा, ढ आ जाएगा। तो जो चतुर्थ होता है और जो द्वितीय होता है और उस व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, इनमें से कोई भी वर्ण अगर आए तो उसको हम लोग क्या समझना है, वो क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे इसके आगे। धन्यवाद।